हेलो डॉक्टर्स। तो हमने न्यूप्लेसिया का सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें हमारा आज का टॉपिक है ट्यूमर सप्रेसर जीन। अब ये टॉपिक कहां से आया तो उसके लिए आपको थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। वहां मैंने आपको हॉलमार्क ऑफ कैंसर पढ़ाए थे। मैंने आपको बताया था कि जब आप टिश्यू लेवल पे बात करोगे तो टिश्यू लेवल पर एनाप्लेसिया को हॉलमार्क ऑफ कैंसर कहा जाता है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। लेकिन जब आप सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर लेवल पर देखते हो किसी सेल के अंदर, तो वहां पे किसी भी सेल के अंदर अगर ये 8 फंडामेंटल चेंजेस देखने को मिलते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, हॉलमार्क ऑफ कैंसर बोलते हैं एट सेल्यूलर लेवल। ठीक है। तो उसमें से पहला जो हॉलमार्क था वो था सेल्फ सफिशिएंसी इन द ग्रोथ सिग्नल, जिसको हम प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इनएक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन। ठीक है। तो वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, इनएक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन। इसको हम डिस्कस करेंगे, जो क्या है बेसिकली एक हॉलमार्क है किसका, कैंसर का। अब इसका क्या मतलब है वो समझिएगा। मान लो ये कोई सेल है, ठीक है, और ये इस सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। तो ये है आपकी सेल और इस सेल के अंदर ये क्या है आपका न्यूक्लियस। अगर ये न्यूक्लियस है तो इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, डीएनए होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा। तो ये इसके अंदर क्या है, मान लीजिए जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, डीएनए। अब ये मान लीजिए कि ये वाली जो सेल है ये ट्यूमर सेल में कन्वर्ट होना चाहती है। किसमें कन्वर्ट होना चाहती है, ट्यूमर सेल में कन्वर्ट होना चाहती है। तो जो बेसिकली आपका ये डीएनए है, जो आपका ये डीएनए है, इसके पास कुछ जीन्स होते हैं। इसके पास क्या होते हैं, कुछ जीन्स होते हैं जो इस सेल को ट्यूमर सेल में कन्वर्ट होने से रोकते हैं कि ट्यूमर सेल में कन्वर्ट नहीं होना है, वो हार्मफुल है। तो ऐसे जीन्स जो हमारी इस नॉर्मल सेल को ट्यूमर सेल में कन्वर्ट होने से रोकते हैं, उन जीन्स को हम बोलते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। क्या बोलते हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स बोलते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब अगर कोई सेल ट्यूमर सेल में कन्वर्ट हो रही है तो इसका मतलब ये है कि उसके जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है जो उसको रोक रहे थे वो रोक नहीं पा रहे हैं, यानी उनका क्या हो चुका है, इनएक्टिवेशन हो चुका है। क्या होता है, हो चुका है, इनएक्टिवेशन हो चुका है। इसी चीज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इनएक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन। कोई भी सेल जब ट्यूमर सेल में कन्वर्ट होती है तो उसके वो जीन्स जो किसी भी सेल को ट्यूमर सेल में कन्वर्ट होने से रोकते हैं, वो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स क्या हो जाते हैं, इनएक्टिवेट हो जाते हैं। बात समझ में आ गई। तो अच्छा, वो कौन कौन से जीन्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये जो आपको लिस्ट दिख रही है, बेसिकली ये उन सारी जीन्स की लिस्ट है जो ट्यूमर को बनने से रोकते हैं, यानी ट्यूमर सप्रेसर जीन्स की ये लिस्ट है। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, बट ये फॉर द पर्पज ऑफ योर एकेडमिक एंड नीट पीजी की लेवल पर इतने जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हैं। ये ट्यूमर सप्रेसर जीन्स किस प्रोटीन को कोड करते हैं वो हमने यहाँ पे लिख रखा है। और ये ट्यूमर सप्रेसर जीन क्रोमोसोम पे इनकी लोकेशन क्या है वो हमने आपको यहाँ पे दे रखी है। आप वीडियो को पॉज करके एक बार इस लिस्ट को लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसमें जो 5 इंपोर्टेंट है फॉर द एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव पर्पस, उन 5 को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम P53 जीन, RB जीन, APC जीन, P10 जीन और CDH1 इनको काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं P53 जीन के बारे में। ठीक है। अब जो P53 जीन है इसको बेसिकली पुलिसमैन ऑफ जीनोम भी कहा जाता है, इसको गार्जियन ऑफ जीनोम भी कहा जाता है, या फिर इसको गेट कीपर ऑफ जीनोम भी कहा जाता है। P53 जीन आपको T53 फॉर्म में भी लिखा हुआ मिल सकता है। अब ये सवाल आता है कि इसको क्यों कहा जाता है पुलिसमैन ऑफ जीनोम या फिर गार्जियन ऑफ जीनोम, क्यों कहा जाता है। तो अगर आपने सेल साइकिल पढ़ी है तो सेल साइकिल में आपको पता है कि सेल साइकिल में पहले क्या होता है, इंटरफेज होता है। उसमें सेल G1 फेज से S फेज में जाती है, S से G2 फेज में जाती है, और G2 फेज में फिर G2 फेज के बाद फिर किसमें जाती है, माइटोटिक फेज में जाती है, यानी सेल का डिवीजन होता है। ये आपने बचपन में 11th में सेल साइकिल में पढ़ा होगा। जब सेल G1 फेज से S फेज में जाती है तो यहाँ पे फर्स्ट चेक पॉइंट होता है। फर्स्ट चेक पॉइंट होता है, चेक किया जाता है कि सेल को सेल डिवीजन के लिए भेजना है कि नहीं। जो इस चेक पॉइंट पे पुलिसमैन बैठे होते हैं, वो पुलिसमैन बेसिकली क्या है, वो पुलिसमैन है P53 जीन। क्या है, P53 जीन्स है वो। इसके अलावा ये तो पुलिसमैन है, इनके ऊपर इनका एक सुपरवाइजर भी होता है, इनका एक हेड भी होता है, यानी इंस्पेक्टर मान लीजिए, तो इंस्पेक्टर होता है RB जीन। तो पहले चेक पॉइंट पे फ्रॉम G1 to S, पहले चेक पॉइंट पे आपको P53 जीन मिलेगा और RB जीन मिलेगा। ठीक है। ये क्या है, चेक पॉइंट्स पे ये जीन्स है। ठीक है। और ये बेसिकली क्या है, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स है। तो ये चेक पॉइंट पे प्रेजेंट है, इसलिए हमको इनको क्या बोला, पुलिसमैन ऑफ जीनोम बोला हमने। P53 को क्या बोला, पुलिसमैन ऑफ जीनोम या फिर गार्जियन ऑफ जीनोम। अब बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई सेल में डीएनए में दिक्कत आ रही है, डीएनए डैमेज है, तो सेल को एस फेज में भेजा ही नहीं जाएगा, क्योंकि एक बार सेल एस फेज में चली गई ना तो क्या होगा, डुप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए होगा। तो वो जो म्यूटेटेड डीएनए है वही ट्रांसफर होता रहेगा डुप्लीकेट होके। तो अगर किसी डीएनए में दिक्कत आती है तो उसे यही रोक दिया जाता है सेल को डिवीजन करने से।
तो इस तरीके से क्या कर रहा है कि जो चीज चेक पॉइंट है p53 जीन है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, हमारी जो डीएनए है या हमारा जेनेटिक मटेरियल है उसकी स्टेबिलिटी को कंजर्व करके रख रहा है, इसलिए इसको गार्जियन ऑफ जीनोम या फिर गेट कीपर ऑफ जीनोम भी कहा जाता है। ठीक है, अगर हम इस p53 जीन की लोकेशन की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है ऑन द क्रोमोसोम नंबर 17 p13 इस लोकेशन पे। अच्छा, ये जो जीन है, अब आपको पता है कि कोई जीन होता है तो वो क्या बनाता है, एमआरएनए बनाता है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, और एमआरएनए क्या बनाता है, कोई प्रोटीन बनाता है ट्रांसलेशन के थ्रू, है ना, पढ़ के आए आप 12th में। तो कौन सी प्रोटीन बनाएगा ये p53 जीन, तो p53 जीन बेसिकली p53 प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है, p53 प्रोटीन ही बनाता है। यहां 53 का क्या मतलब होता है, तो ये होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट, प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है यहाँ पे 53 किलो डाल्टन। ठीक है, अब इस p53 जीन का नॉर्मल फंक्शन क्या है, तो मैंने आपको बताया कि ये सेल साइकिल के प्रोग्रेशन में हेल्प करेगा। यहां आप देख रहे हैं सेल साइकिल को जीवन से एस फेज में प्रोग्रेस करना है कि नहीं, उसमें हेल्प करेगा। डीएनए अगर कहीं डैमेज है तो उसको रिपेयर करने की कोशिश करेगा। सेल अगर कई बार डिवीजन कर चुकी है, मल्टीपल टाइम्स, मान लो 60 to 70 टाइम डिवीजन कर चुकी है, तो अब सेल को क्या करेगा, ओल्ड एज में भेज देगा, सेनेसेंस में भेज देगा। अगर किसी सेल का फंक्शन ओवर हो चुका है या उसका डीएनए रिपेयर नहीं हो पा रहा है तो उसकी एपोप्टोसिस करा देगा। क्या करा देगा, एपोप्टोसिस करा देगा, यानी कि प्रोग्राम सेल डेथ करवा देगा। ठीक है, और ये p53 जीन बहुत मेन जीन है, आप इसका काम देख रहे हैं। तो ये क्या होता है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली म्यूटेटेड जीन होता है इन द केस ऑफ ह्यूमन कैंसर। अब इस p53 जीन का जो वर्क है वो हम एक चार्ट में अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, है ना, ताकि आपको हल्का सा अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए, तो ये मान लीजिए आपकी कोई सेल है, ये आपकी कोई सेल है। ठीक है, इस सेल में क्या होता है कि कोई आयनाइजिंग रेडिएशन पड़ती है या फिर कोई कार्सिनोजन इस सेल से आके एक्ट करता है या इस सेल में म्यूटेशन हो जाता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, जो आपकी नॉर्मल सेल थी जिसके अंदर p53 जीन कैसा था, आपका नॉर्मल था। ठीक है, अब इस आयनाइजिंग रेडिएशन की वजह से या फिर किसी कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस की वजह से या म्यूटेशन की वजह से मान लीजिए कि आपका जो जेनेटिक मटेरियल था, जो डीएनए था आपका, वो डैमेज हो गया। अब आपका डीएनए अगर डैमेज हो गया तो फिर मैंने आपको बताया था डीएनए रिपेयर करने कौन आएगा, p53 जीन। तो आपका डीएनए अगर डैमेज हुआ है तो ये p53 जीन क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, और ये किससे बाइंड कर जाता है, उस डीएनए से बाइंड कर जाता है जो क्या हो चुका है, डैमेज हो चुका है। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करेगा, ये p53 जीन उस डैमेज डीएनए से बाइंड होके वहां पे ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रिलीज करे, और ऐसा भी हो सकता है कि उससे बाइंड होके कुछ नॉन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी रिलीज कर सकता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रिलीज करवा के एक प्रोटीन बनाता है जिसको बोलते हैं p21 प्रोटीन। क्या बनाता है, p21 प्रोटीन, यानी कि जो आपका p53 जीन है वो उस डैमेज डीएनए से बाइंड होगा और फॉर्मेशन कराएगा किसका, p21 प्रोटीन का। ठीक है, p21 प्रोटीन। अरे p21 प्रोटीन क्या करती है, ये बेसिकली सीडीके इनहिबिटर को एक्टिवेट कर देती है। अब सीडीके इनहिबिटर जब एक्टिवेट होंगे तो वो क्या करेंगे, सेल साइकिल को रोक देंगे। तो मैंने आपको बताया था ना, G1 से S में जाने से रोकता है, तो सेल को G1 पे ही रोक देगा। तो यानी सेल को G1 पे ही क्या कर लेगा, अरेस्ट करवा देगा। क्यों अरेस्ट करवा रहा है, क्योंकि डीएनए डैमेज हो चुका है। ये डैमेज डीएनए आगे सेल्स में ट्रांसफर ना हो, तो सबसे पहले तो सेल साइकिल को रोको, क्योंकि अगर सेल साइकिल कंटिन्यू रहेगी तो सेल डिवीजन होता रहेगा, वो सेल्स आगे प्रोग्रेस करती रहेंगी। तो सबसे पहले वो क्या करता है, जैसे डीएनए डैमेज हुआ, p53 जीन एक्टिवेट हुआ, उसने ट्रांसक्रिप्शन करवाया, p21 प्रोटीन बनवाई, p21 प्रोटीन बना के सीडी के इनहिबिटर्स थे उनको एक्टिवेट करके सेल साइकिल जो थी उसको G1 फेज में अरेस्ट कर दिया। अब आपने जिस सेल को अरेस्ट कर दिया, अब आप क्या करेंगे, GADD45 इन प्रोटीन मॉलिक्यूल की हेल्प से जो आपका डीएनए खराब हो गया था उसको क्या करेंगे, आप रिपेयर करेंगे। अगर आपकी सेल रिपेयर हो जाती है, सक्सेसफुल रिपेयर हो जाती है, तो इट विल एक्ट एज अ नॉर्मल सेल। फिर आप इसको वापस भेज सकते हैं किसमें, एस फेज में। तो अगर ये नॉर्मल सेल हो चुकी है तो आप फिर इसको क्या करेंगे, एस फेज में भेजेंगे और सेल साइकिल को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये सेल इतना ज्यादा डीएनए डैमेज हो चुका हो, डीएनए इतना ज्यादा डैमेज हो चुका हो कि ये सेल रिपेयर ना हो सकती हो, तो आप क्या करेंगे, तो फिर ये p53 जीन क्या करेगा कि बैक्स जीन जो होता है इसको एक्टिवेट करता है, बैक्स जीन को एक्टिवेट करता है। जब बैक्स जीन एक्टिवेट होता है तो वो रिलीज करता है बैक्स मॉलिक्यूल, बैक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल। और जो बैक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं ये होते हैं प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर। क्या होते हैं, प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर, यानी एपोप्टोसिस को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। एपोप्टोसिस मैंने क्या बताई थी, अगर किसी सेल का फंक्शन ओवर हो जाए या उसका डीएनए डैमेज हो जाए, क्या होता है, डीएनए डैमेज हो जाए, तो इस सेल को किल कर दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ या फिर एपोप्टोसिस। तो यहां आप देख रहे हो कि डीएनए डैमेज हो चुका है,
और ऐसा डैमेज हो चुका है कि रिपेयर नहीं होगा, तो आपने क्या किया, एपोप्टोटिक जीन को एक्टिवेट कर दिया, आपने बेक्स जीन को एक्टिवेट किया, उसको एक्टिवेट करके आपने बेक्स मॉलिक्यूल बनवाई। ब्रो बेक्स मॉलिक्यूल जो होते हैं वो प्रो एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल होते हैं, ये क्या करेंगे, इस जीन का, इस सेल का एपोप्टोसिस करवा देंगे, यानी जिस सेल के अंदर डीएनए डैमेज हुआ था, जो रिपेयर नहीं हो रहा था, उस सेल को ही खत्म करवा देंगे, उसका एपोप्टोसिस करवा देंगे। तो ये था नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द p53 जीन। लेकिन अगर मान लो कि ये p53 जीन वर्क ना करे तो क्या होगा, इसका इनएक्टिवेशन हो जाए तो क्या होगा, वही तो हमारा हमको समझना है कि कैसे इसके इनएक्टिवेशन से कैंसर होगा। अब आप खुद सोचो कि अगर डीएनए डैमेज हो चुका है, p53 जीन एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो पहली बात तो ये यहां पे जो अरेस्ट कर रहा था सेल साइकिल को, इसको अरेस्ट ही नहीं करेगा, यानी सेल साइकिल अरेस्ट नहीं होगी, और बिना डीएनए के रिपेयर किए हुए सेल साइकिल चलती रहेगी। तो एक तो म्यूटेशन हो चुका है पहले से ही, और जब सेल साइकिल चल रही है और p53 जीन है नहीं रेगुलेट करने के लिए, तो एडिशनल म्यूटेशन भी होते रहेंगे, और इन म्यूटेशन की वजह से जो आपकी नॉर्मल सेल थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होने लगेंगे, क्योंकि चेक पॉइंट पे पुलिस है ही नहीं, तो अनकंट्रोल्ड गाड़ियां उस चेक पॉइंट से पास होती रहेंगी ना। यहां पे क्या था, ये p53 जीन क्या था, बैठा था पुलिसमैन चेक करने के लिए, किसको जाने, किस गाड़ी को जाने देना, किसको नहीं जाने देना, बट ये बैठा ही नहीं है, तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगा, सेल डिवाइड करती रहेगी। बात समझ में आ गई। चलिए, ये तो हमने डिस्कस किया था p53 जीन के बारे में, इसके इनएक्टिवेशन के बारे में। इसके इनएक्टिवेशन से कौन सा ट्यूमर होगा, क्या दिक्कत होगी, वो समझते हैं। अगर p53 जीन का इनएक्टिवेशन होता है तो p53 डिसीज होती है, बेसिकली इसकी वजह से होता है ली-फ्रोमानी सिंड्रोम। क्या होता है, ली-फ्रोमानी सिंड्रोम। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जिस भी पर्सन के अंदर ली-फ्रोमानी सिंड्रोम देखने को मिलेगा, उसकी फैमिली हिस्ट्री में आपको ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, उसकी फैमिली हिस्ट्री में आपको ब्रेन कैंसर, बोन कैंसर, ब्लड कैंसर वगैरह वगैरह चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के बारे में। ठीक है, एचपीवी वायरस। जो एचपीवी वायरस होता है, बेसिकली ये कॉज करता है सर्वाइकल कैंसर। क्या कॉज करता है, सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है। कैसे कॉज करता है, तो इस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के पास होती है E6 प्रोटीन और E7 प्रोटीन। जो E6 प्रोटीन होती है वो इनएक्टिवेट करती है p53 जीन को, और E17 प्रोटीन जो होती है वो इनएक्टिवेट करती है आरबी जीन को। अब मैंने आपको बताया था कि ये तो पुलिसमैन थे और ये इंस्पेक्टर थे। अब पुलिसमैन और इंस्पेक्टर दोनों ही आपने मार दिए, तो क्या कोई कंट्रोल करने के लिए बैठा है तो चेक पॉइंट पे? नहीं, कोई नहीं बैठा। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगा, और अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगा तो उसकी वजह से कैंसर होगा, सर्वाइकल कैंसर। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो हमने आपको बताया था ट्यूमर सप्रेसर जीन हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपका पहला जो जीन था p53 जीन वो कवर कर लिया। अब हम पढ़ेंगे आरबी जीन, एपीसी जीन, p10 जीन एंड CDH1। तो चलो सेकंड के पास चलते हैं, दैट इज आरबी जीन। चलो आरबी जीन के पास चलते हैं। तो आरबी जीन जो होता है, इसको हम एक और नाम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेटिनोब्लास्टोमा जीन। क्या बोलते हैं, रेटिनोब्लास्टोमा जीन, या फिर इसको हम बोलते हैं गवर्नर ऑफ जीनोम। क्या बोलते हैं, गवर्नर ऑफ जीनोम। क्यों बोलते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब सेल साइकिल के जो चेक पॉइंट्स हैं, उस चेक पॉइंट पे p53 जीन तो है, बट वो पुलिसमैन है, उसके ऊपर भी हेड कौन है, उसका आरबी जीन। तो आरबी जीन को क्या बोलता है, गवर्नर ऑफ जीनोम बोलते हैं। अब इस आरबी जीन की जो लोकेशन है वो क्या है, इट इज क्रोमोसोम नंबर 13q14। तो ये लोकेशन है आरबी जीन की। आरबी जीन कोड करता है किस प्रोटीन को, रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन को। इसका नॉर्मल फंक्शन क्या होता है, सॉरी, आरबी जीन का नॉर्मल फंक्शन क्या होता है, तो आरबी जीन क्या करता है, एक मॉलिक्यूल होता है जिसको बोलते हैं E2F मॉलिक्यूल, उसके साथ मिलकर चेक पॉइंट रेगुलेटर की तरह वर्क करता है एट GS1 चेक पॉइंट में। तो मैंने बताया था ना कि G1S चेक पॉइंट पे आरबी जीन बैठा हुआ है, चेक करेगा किस सेल को S फेज में भेजना है, किस सेल को S फेज में नहीं भेजना है। बट ये आरबी जीन किसके साथ काम करता है, आरबी जीन विद द E2F मॉलिक्यूल, ये दोनों आपस में मिलके काम करते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे जो आरबी जीन है ये बेसिकली हाइपोफॉस्फोराइलेटेड होता है, यानी इसके पास फॉस्फेट ग्रुप जो होते हैं वो कम होते हैं। अभी ये हाइपोफॉस्फोराइलेटेड है, ठीक है, तो अभी ये E2F से बाइंड है। लेकिन अगर इस आरबी जीन का फॉस्फोराइलेशन कर दिया जाए, ठीक है, इस आरबी जीन का क्या कर दिया जाए, फॉस्फोराइलेशन कर दिया जाए, तो ये जो आरबी जीन है ये इस E2F मॉलिक्यूल से गद्दारी कर देता है। इसको क्या दे देता है, धोखा दे देता है, धोखा दे देता है। और जैसे इसके पास फॉस्फेट आता है तो फॉस्फेट को अपने पास लाता है और E2F को छोड़ देता है, उसके साथ गद्दारी कर देता है। तो आरबी जीन क्या करता है, अपने साथ फॉस्फेट को ऐड कर लेता है, किसको, फॉस्फेट को ऐड कर लेता है और E2F मॉलिक्यूल को छोड़ देता है। ठीक है, तो अभी यहां फॉस्फेट कम थे, बट अब यहां फॉस्फेट आ गया, तो ये कैसा हो गया, हाइपर फॉस्फोराइलेटेड, यानी फॉस्फेट यहां क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो जैसे ही ये फॉस्फोराइलेशन का हुआ, अब ये रेगुलेटर की तरह काम नहीं करेगा।
अब ये जिस यहां पे रेगुलेटर की तरह काम कर रहा था, कब कर रहा था? जब ये E2F के साथ था, बट अभी E2F के साथ नहीं है, तो अभी रेगुलेटर की तरह काम नहीं करेगा। ऊपर से धोखा किसके साथ हुआ है? E2F के साथ। तो E2F भी कहेगा ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगे। तो E2F क्या करता है कि अच्छा तुम नहीं चेक कर रहे हो, तुम रेगुलेशन का काम नहीं करोगे, तुम फॉस्फेट के साथ घूमने जाओगे, चलो ठीक है, मैं भी नहीं चेक कर रहा, मैं भी मस्ती करूंगा। वो एंटर कर जाता है सेल साइकिल में और प्रोलिफरेशन को और ज्यादा इंक्रीज कर देता है। वो सारे गेट खोल देता है चेक पॉइंट के, कहता है सेल्स को कि जाओ करो प्रोलिफरेशन, और ज्यादा इंक्रीज कर देता है प्रोलिफरेशन को। इसको आप रॉबिन्स के एक डायग्राम से आप समझ सकते हैं। ये रॉबिन्स का एक डायग्राम है। यहां आप देख रहे हो कि ये जो आपको दिख रहा है ये, ठीक है, ये है आपका आरबी जीन, ठीक है, और जो आपको ये दिख रहा है अंदर वाला, ये है E2F। ये क्या है? E2F। तो बेसिकली यहां पे ये आपका E2F है अंदर, और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? आरबी जीन है। अब अभी आरबी जीन के पास दो ही फॉस्फेट है, यानी कैसा है? हैपोफॉस्फोराइलेटेड। लेकिन जैसे इसके पास बहुत सारे फॉस्फेट आते हैं, जैसे इस आरबी जीन के पास बहुत सारे फॉस्फेट आते हैं, इसने E2F को क्या कर दिया? छोड़ दिया। जब इसके पास कम फॉस्फेट थे तभी E2F के साथ था, और क्या कर रहा था? ट्रांसक्रिप्शनल ब्लॉक कर रहा था, ट्रांसक्रिप्शन को रोक रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही E2F इसको छोड़ के गया, इसने ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन करा दिया, एस फेज की तरफ चली गई सेल। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? चलो, तो ये तो हमने डिस्कस करा नॉर्मल फंक्शन ऑफ आरबी जीन। अब हम बात करेंगे आरबी जीन में म्यूटेशन हो जाए तो कैसे कैंसर होगा। तो अगर आरबी जीन में म्यूटेशन होगा तो आपको पता है आरबी जीन अगर काम नहीं करेगा तो फिर यहां पे जो ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक हो रहा था, ये ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक जो हो रहा था ये अब नहीं होगा, ये ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक नहीं होगा, सेल फ्री हो जाएगी ट्रांसक्रिप्शन के लिए और एस फेज में कंटिन्यू कर जाएगी। अच्छा, आरबी जीन में म्यूटेशन होता है तो कौन सा कैंसर होता है? तो इट कॉज रेटिनोब्लास्टोमा, यानी कि आई ट्यूमर। इसका प्रिंसिपल क्या है? लॉस ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी या फिर नुड्सन्स टू किड्स हाइपोथेसिस। इसका क्या मतलब है कि दोनों एलील्स के अंदर म्यूटेशन होना चाहिए। आई ट्यूमर रेटिनोब्लास्टोमा तभी होगा जब दोनों एलील आरबी जीन के जो दोनों, ये आपको पता है ना, दो एलील होते हैं, एक मैटरनल और एक पैटर्नल, एक मदर से आया हुआ और एक फादर से आया हुआ, है ना। तो अगर दोनों जीन्स में, आरबी जीन के दोनों एलील्स में, दोनों जीन्स में अगर म्यूटेशन होगा तभी जाके रेटिनोब्लास्टोमा होगा, ठीक है। अब इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है स्पोरेडिक रेटिनोब्लास्टोमा और एक होता है फैमिलियल रेटिनोब्लास्टोमा, ठीक है। इसको हेरिडिटरी रेटिनोब्लास्टोमा भी कहते हैं। क्या अंतर है? अगर कोई बच्चा जब बर्थ के टाइम पे पैदा हुआ था तो उसके अगर दोनों आरबी जीन नॉर्मल थे, ठीक है, लेकिन आफ्टर बर्थ उसके दोनों आरबी जीन में म्यूटेशन हो गया, तो इस कंडीशन को बोलते हैं स्पोरेडिक रेटिनोब्लास्टोमा। यहां दो हिट तो हुई हैं, बट दोनों हिट कैसी हुई हैं? आफ्टर द बर्थ। दोनों हिट कैसी हुई हैं? आफ्टर द बर्थ। दोनों म्यूटेशन कब हुए हैं? आफ्टर द बर्थ। इसको बोलते हैं स्पोरेडिक रेटिनोब्लास्टोमा। इस केस में बेसिकली यूनिलेटरल आई ट्यूमर होता है, यानी एक आंख में रेटिनोब्लास्टोमा देखने को मिलेगा। और यहां ऐसा हो सकता है कि जो पर्सन है उसकी फैमिली हिस्ट्री में कभी भी रेटिनोब्लास्टोमा ना रहा हो। दूसरा है फैमिलियर रेटिनोब्लास्टोमा, ये हेरिडिटरी होता है। इसमें जब बच्चा पैदा होता है तो उसके एक जीन में, एक एलील में या एक जीन में ऑलरेडी म्यूटेशन हुआ होता है, यानी मदर या फादर में किसी एक के पास वो जीन था म्यूटेटेड वाला, वो उसको इनहेरिट हो गया। तो यानी एक एलील तो उसका पहले से खराब था, आफ्टर बर्थ एक और हो गया। तो दो हिट यहां भी हुई हैं, बट एक हिट बिफोर द बर्थ और एक हिट आफ्टर द बर्थ। एक तो वो लेके ही पैदा हुआ है और एक आफ्टर द बर्थ हो गई, एक म्यूटेशन आफ्टर द बर्थ हो गया, दोनों में एलील्स म्यूटेटेड हो गई। तो इस तरह के रेटिनोब्लास्टोमा को बोलते हैं फैमिलियल रेटिनोब्लास्टोमा। और इस केस में बेसिकली दोनों आई के अंदर ट्यूमर देखने को मिलता है, ठीक है, बाइलेटरल होता है। लेकिन इस केस में अदर कैंसर के भी चांसेस होते हैं, लाइक ऑस्टियोसार्कोमा एंड पिनियोब्लास्टोमा। ये पिनियल ग्लैंड का ट्यूमर होता है, पिनियल ग्लैंड, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में। अच्छा, ये रॉबिन्स का डायग्राम है, इसको समझिए। ये स्पोरेडिक है और ये फैमिलियल है, हेरिडिटी वाला, ठीक है। यहां आप देख रहे हो कि इस बच्चे के दोनों जीन क्या है? नॉर्मल है, दोनों जीन नॉर्मल है। येलो येलो है ना, दोनों येलो येलो दोनों है। लेकिन यहां जब आप देखेंगे, ये आपको क्लियर नहीं है, जब आप रॉबिन्स बुक उठाएंगे तब आपको यहां तो दिखेगा आपको कि ये दोनों रेड है। ये क्या है? यहाँ पे दोनों रेड है, ये दोनों रेड है,
यानी दोनों जीन्स में म्यूटेशन हो गया। एक बार म्यूटेशन यहां हुआ था तो ये वाला खराब हो गया, फिर एक बार म्यूटेशन यहां हो गया तो ये वाला भी खराब हो गया, यानी दोनों उसके जीन्स क्या हो गए, म्यूटेशन हो गया, तो उसको हो गया आई ट्यूमर। ये क्या हो गया, आई ट्यूमर। लेकिन हेरिडिटरी वाले में क्या था, उसका ये वाला जीन तो म्यूटेशन पहले से ही था एट द टाइम ऑफ बर्थ, ये वाला, बाकी दूसरा वाला नॉर्मल था, लेकिन यहां पे म्यूटेशन हुआ तो उसके दोनों ही खराब हो गए। क्या हो गए, दोनों ही खराब हो गए। तो दिस इज फैमिलियल या हेरिडिटरी ब्लास्टोमा। इसमें भी आई ट्यूमर होगा, इसमें भी आई ट्यूमर होगा। नहीं बात समझ में आ गई। इसमें कौन सा होगा, बायलेटरल, दोनों आंखों में, ठीक है। इसमें यूनिलेटरल, एक आंख में, ठीक है। एक और होता है ट्राइलेटरल रेटिनोब्लास्टोमा। अब आप कह रहे होंगे सर आंखें तो दो ही होती हैं, तीन आंख कहां से आ गई, तो आपको शिवजी याद आ रहे होंगे, ठीक है, कि शिवजी की तीसरी आंख होती थी। तो शिवजी की जो तीसरी आंख होती थी वो बेसिकली क्या थी, पीनियल ग्लैंड। क्या थी, पीनियल ग्लैंड। हम पीनियल ग्लैंड को क्या बोलते हैं, थर्ड आई बोलते हैं। तो अगर पीनियल ग्लैंड में भी कैंसर आपको देखने को मिले, यानी एक तो दोनों आंखों में कैंसर है, आई ट्यूमर है, मतलब दोनों आंखों में आई ट्यूमर है। तीसरा पीनियल ग्लैंड में भी आई ट्यूमर है। क्या है, पीनियल ग्लैंड में भी ट्यूमर है। एक तो दोनों आंखों में ट्यूमर है, दूसरा पीनियल ग्लैंड में भी ट्यूमर है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ट्राइलेटरल रेटिनोब्लास्टोमा एंड बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ फैमिलियल रेटिनोब्लास्टोमा। फैमिलियल रेटिनोब्लास्टोमा में दोनों आंखों में ट्यूमर होता था, अब मान लीजिए वो पीनियल ग्लैंड में भी हो गया, तो दोनों कंडीशनों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे, ट्राइलेटरल रेटिनोब्लास्टोमा। ठीक है, तो हमने दो जीन कवर कर लिए, बेसिकली 5 जीन हमको कवर करने थे। पहले हमने P53 जीन पढ़ लिया, दूसरा हमने आरबी जीन पढ़ लिया। अब हमारे 3 जीन बचे हैं, एपीसी, ठीक है, P10 एंड CDH1। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं एपीसी जीन। तो एपीसी जीन को हम गेटकीपर जीन भी बोलते हैं, और सॉरी इट इज आल्सो कॉल्ड एज गेटकीपर ऑफ कोलोनिक न्यूक्लियसिया। क्यों बोलते हैं अभी बहुत डिटेल में समझाएंगे। इसकी जो लोकेशन है वो है क्रोमोसोम 5q21। ये जो प्रोटीन को कोड करता है उस प्रोटीन का नाम है एडिनोमेटस पॉलीपोसिस कोलाई प्रोटीन। बेसिकली इसका नॉर्मल फंक्शन क्या है, तो ट्यूमर सप्रेसर जीन है, तो ट्यूमर को होने से रोकेगा। कैसे रोकेगा, कि जो ग्रोथ प्रमोटिंग सिग्नलिंग पाथवे हैं, वो पाथवे जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं हाई स्पीड से, उनको डाउन रेगुलेशन करेगा, उनकी स्पीड को कम करेगा। अच्छा, इस एपीसी जीन में म्यूटेशन हुआ तो क्या होगा, इसकी वजह से होगा फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस। यानी कि अगर इस एपीसी जीन में म्यूटेशन होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि पॉलिप्स बनने लग जाते हैं। ये आपकी कोलोन है, कोलोन आप जानते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं, सीकम, कोलोन, रेक्टम। तो ये कोलोन वाला पार्ट होता है, वहां पे इस तरीके के जो आप देख रहे हैं ये इस तरीके के पॉलिप्स बनने लग जाते हैं। इस तरीके क्या बनने लग जाते हैं, पॉलिप्स बनने लग जाते हैं। किसके अंदर, कोलोन के अंदर। कोलोन के अंदर ये आपको पॉलिप्स देखने को मिलेंगे, पॉलिप्स देखने को मिलेंगे। अच्छा, और लेकिन प्रॉब्लम वाली बात यह है कि ये जो पॉलिप्स हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोलोनल कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहां पे आप ये देख रहे हैं जो पॉलिप्स हैं ये कैंसर में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये कॉलीफ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, ये बेसिकली कैंसर है। और ये कहां से आया, इन पॉलिप्स से। तो पहले क्या हुआ, एपीसी जीन में म्यूटेशन हुआ, एपीसी जीन में म्यूटेशन हुआ तो पॉलिप्स बने, और पॉलिप्स किस में कन्वर्ट हो गए, कोलोन कैंसर में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो एपीसी जीन की वजह से हो रहा है, इसलिए एपीसी जीन को क्या बोला जा रहा है, गेटकीपर ऑफ कोलोनिक न्यूप्लेसिया। इसमें अगर म्यूटेशन नहीं होता तो कोलोनिक न्यूप्लेसिया नहीं होता। ठीक है, इसमें भी आपको बात याद रखनी है कि दोनों ही जीन म्यूटेटेड होंगे, एपीसी जीन के दोनों एलील म्यूटेट होंगे तो ही जाके आपको कोलोनिक न्यूप्लेसिया होगा। कैसे होता है उसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। बेसिकली हम एपीसी जीन की फंक्शनिंग को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। और ठीक है, तो एपीसी जीन जो आपका होता है, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ WNT सिग्नलिंग पाथवे। ठीक है, एपीसी जीन आपका WNT सिग्नलिंग पाथवे का एक कंपोनेंट होता है। क्या मतलब है, आगे समझते हैं। इसका फंक्शन भी समझ लेते हैं। इसका काम है सेल फेट को कंट्रोल करना, यानी आगे सेल के साथ क्या होने वाला है उसको कंट्रोल करना, सेल को एक दूसरी पड़ोसी सेल से बाइंड करके रखना, और सेल की पोलैरिटी चेक करना ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये नॉर्मल फंक्शन होते हैं एपीसी जीन के। ठीक है, एपीसी जीन के बारे में डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। इट इज अ कंपोनेंट ऑफ WNT सिग्नलिंग पाथवे। इसका सेल में फंक्शन क्या होता है, सेल के फेट को कंट्रोल करता है, आगे सेल के साथ क्या होने जाने वाला है, सेल का अडेशन पड़ोसी सेल के साथ, उसकी पोलैरिटी। अच्छा, इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। रोल ऑफ एपीसी, बेसिकली ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन के पास रिसेप्टर है, WNT रिसेप्टर, जिनको हम FRZ रिसेप्टर या फिर फ्रिजल रिसेप्टर भी कहते हैं। अभी कोई भी मॉलिक्यूल नहीं आया है, यानी कोई सिग्नल नहीं आया, कोई भी यहां पे सिग्नल नहीं आया है। तो बेसिकली क्या होता है, जब कोई सिग्नल नहीं आता है तो जो एपीसी जीन के द्वारा एपीसी प्रोटीन बनती है।
वो एपीसी प्रोटीन कुछ और प्रोटीन के साथ मिलकर डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स बनाती है। ये डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, हमारी सेल के अंदर जो बीटा कैटेनिन होता है उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। नाम क्या है, डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स। तो क्या करेंगे, डिस्ट्रक्शन, किसका डिस्ट्रक्शन करेंगे, बीटा कैटेनिन का। तो जिसकी वजह से जो बीटा कैटेनिन होता है इसका अमाउंट सेल के अंदर कम होता है। जब इसका अमाउंट सेल के अंदर कम होता है तो ये बीटा कैटेनिन जो है ये इस न्यूक्लियस के अंदर नहीं जा पाता, और न्यूक्लियस के अंदर नहीं जा पाता तो न्यूक्लियस के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है उसको एक्टिवेट नहीं कर पाता, और उसको एक्टिवेट नहीं कर पाता तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाता, और उसकी वजह से सेल का जो प्रोलिफरेशन है, सेल का जो डिवीजन है वो भी नहीं कर पाता। बात समझ में आ रही है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल को ही डबल नहीं होने दे रहा है। आई रिपीट अगेन, कोई सिग्नल नहीं आया है तो एपीसी जीन ने जो एपीसी प्रोटीन बनाई है वो कुछ और प्रोटीन के साथ मिलकर डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स बनाएगी, वो बीटा कैटेनिन को ब्रेक डाउन करेगा। ये बीटा कैटेनिन का जो अमाउंट है सेल में वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो अंदर नहीं जा पाएगा और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को जाके एक्टिवेट नहीं कर पाएगा सेल डिवीजन की या सेल प्रोग्रेशन की। इतनी बात समझ में आ गई, ये तो नॉर्मल कंडीशन है। अब मान लीजिए कि सिग्नल आ गया इन द फॉर्म ऑफ WNT मॉलिक्यूल। जैसे सिग्नल आता है, वो सिग्नल आने की वजह से क्या होता है कि ये जो डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स था, जो बीटा कैटेनिन का डिस्ट्रक्शन कर रहा था, ये डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स अपने आप में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये कॉम्प्लेक्स जो था डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स, ये क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। जब ये डिस्ट्रॉय हो गया तो बीटा कैटेनिन को तोड़ने वाला कोई नहीं है, तो बीटा कैटेनिन का जो अमाउंट है वो अंदर सेल के बढ़ जाएगा, और वो TCF ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से जाके एक्ट करेगा और सेल साइकिल को प्रमोट करवाएगा, जिसकी वजह से सेल के अंदर क्या होगा, प्रोलिफरेशन होगा, सेल डिवीजन करेगी। इतनी बात समझ आ गई, ये थी नॉर्मल फंक्शनिंग। अब मान लो इस एपीसी जीन में म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा, खुद सोचो। एपीसी जीन में म्यूटेशन हो गया तो एपीसी प्रोटीन बनेगी नहीं, और एपीसी प्रोटीन बनेगी नहीं तो कभी भी ये डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो बीटा कैटेनिन का जो अमाउंट है सेल में वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता रहेगा, और वो अगर कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता रहेगा तो वो कंटिन्यूअसली मैसेज भेजता रहेगा न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कंटिन्यूअसली क्या कराएगा, सेल का प्रोलिफरेशन कराएगा, जिसकी वजह से अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगा और ट्यूमर सेल्स का फॉर्मेशन होगा। और इसी तरीके से आपका कोलोन के अंदर भी कैंसर होता है, यानी कोलोनिक न्यूप्लेसिया होता है, क्योंकि उनके अंदर एपीसी जीन में म्यूटेशन हो जाता है, बीटा कैटेनिन का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, बीटा कैटेनिन अंदर जाके न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट कर देती है, और वो क्या करता है, फिर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन करा के कोलोनिक न्यूप्लेसिया कॉज कराता है। बोलो बात समझ में आएगी नहीं, कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। चलो अब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट जीन के बारे में। ये सारी बातें मैंने वही बताई हैं, लिख दी हैं, मतलब जो मैंने आपको समझाई थी, पॉज करके एक बार रीड कर लेना, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं अपने लास्ट 2 जीन्स के बारे में, P10 जीन एंड CDHI जीन। P10 जीन की जो लोकेशन है वो है क्रोमोसोम नंबर 10। इट कोड फॉर द प्रोटीन फॉस्फेट एंड टेंसिन होमोलॉग प्रोटीन, ठीक है। P10 जीन के अंदर म्यूटेशन होगा तो इट कॉज कार्डिन सिंड्रोम। कार्डिन सिंड्रोम होगा तो क्या क्या देखने को मिलेगा, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, थायराइड कैंसर, पॉलिप्स ऑफ इंटेस्टाइन एंड ब्रेस्ट कार्सिनोमा। नेक्स्ट लास्ट ट्यूमर सप्रेसर जीन, दैट इज CDHI जीन। CDHI जीन बेसिकली जिस प्रोटीन को कोड करता है वो है ई कैथरीन प्रोटीन। इसकी जो लोकेशन होती है वो होती है क्रोमोसोम 16Q। इसका जो नॉर्मल फंक्शन होता है CDHI जीन का, वो क्या करता है, ई कैथरीन प्रोटीन बनाता है, और ई कैथरीन प्रोटीन क्या करती है, 2 सेल्स को, नेबरिंग सेल्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। अगर म्यूटेशन होगा तो सेल एक एसोसिएशन में नहीं रहेंगी, इसकी वजह से कैंसर कॉज्ड होंगे, और उस कैंसर को हम बोलते हैं डिफ्यूज गैस्ट्रिक कैंसर एंड इन्वेसिव ग्लोब्यूलर कार्सिनोमा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्यूमर सप्रेसर जीन। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।